Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great. This is lesson number 44. We are going to discuss about non substance related disorders क्या होते हैं और जिसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर है. नॉन सब्सटेंस मीन ऐसा डिसऑर्डर जो कि सब्सटेंस नहीं है, यानी जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है. सो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है. गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक एडिक्टिव डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको नॉन सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर या एडिक्टिव डिसऑर्डर में कैटेगरी में रखा गया है. और जिसमें यानी इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है लोगों में और ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है. लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें और इसकी एडिक्शन बहुत बुरी है. क्रेविंग जो इसकी होती है बहुत बुरी है. अर्जिस जो होती हैं इसकी, और ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है. ब्रेन के एरियाज जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है. यानी आप जो रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन का वो एक्टिवेट होता है जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब आप इसको प्ले करते हैं, आपको कोई इनाम वगैरह मिलते हैं, आप इसमें विन करते हैं, देन आप उसको आप इसलिए इस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं. आपको एडिक्शन हो जाती है, आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं इसको, और जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और इसमें आप जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं. एडिक्शन जो है इसकी बहुत बुरी है. अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या है कि आप में इस सिम्टम्स होने चाहिए 12 मंथ पीरियड में, और 4 और मोर सिम्टम्स होने चाहिए जो उन्होंने मेंशन किए हैं. कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको गैम्बलिंग की बहुत ज़रूरत महसूस होती है और वो आपकी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और जो यानी डिज़ायर्ड एक्साइटमेंट है उसको अचीव करने के लिए आप बहुत कुछ जो है वो दाव पे लगा देते हैं, बहुत अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं. बहुत सी चीज़ें आपकी ज़रूरत की होती हैं जिनको आप जो है वो उस पर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं. देन आप बहुत रेस्टलेस इरिटेबल फील करते हैं जब आप उसको छोड़ना चाहें. यानी इतनी एडिक्शन जो है इसकी भी बहुत बुरी है, बहुत बुरी एडिक्शन है जिससे आप एडिक्टेड हो जाते हैं. आप इसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा आप यूज़ टू हो जाते हैं इसके. एंड देन आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं लेकिन वो सारी नाकामयाब रही हैं इसको स्टॉप करने की. एंड देन आप गैम्बलिंग के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपको डिफरेंट जो है वो थॉट्स आती हैं कि आप इसको जो है वो गैम्बलिंग एक्सपीरियंस को जब आप रीलिव करते हैं, उसको दोबारा जीते हैं. यानी अगर आपने छोड़ा भी है आपको बार बार उसकी याद वगैरह आएगी और आप जो है वो उसमें यानी आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे. देन आप गैम्बल करते हैं, अक्सर गैम्बल करते हैं और आपको परेशानी भी होती है. लोग आपको छोड़ने का कहें तो आप डिप्रेस भी हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं. अगर आप लूजिंग मनी यानी अगर आप पैसे जो हैं उसमें खो दें तो उसके बाद क्या होगा, अगर दूसरे दिन जो है वो आप ज़्यादा पैसे ले आएंगे, ये दूसरे दिन ज़्यादा आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और मज़ीद जो है वो उसको जीतना चाहेंगे आप. एंड देन लाइज टू कंसील द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी आप इस चीज़ को छुपाएंगे दूसरों से कि कितना ज़्यादा आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं. और गैम्बलिंग की वजह से ही आप सारी चीज़ें जो हैं वो लॉस करते जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन है, जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप्स हैं. एंड देन रिलाइज़ ऑन अदर, आप दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे कि वो आपको मनी प्रोवाइड करें ताकि आपकी ये वाली नीड जो है वो पूरी हो सके, या फिर आपकी ये जो क्रेविंग है वो पूरी हो सके. देन बी है द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है, गैम्बलिंग बिहेवियर इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अ मैनिक एपिसोड, यानी मैनिक एपिसोड की वजह से नहीं है. एंड देन स्पेसिफाई आपने करना है एपिसोडिक है, परसिस्टेंट है. इस तरह दूसरा स्पेसिफाई भी है अर्ली रिमिशन है या फिर सस्टेन्ड रिमिशन में है. करंट सीवियरिटी कि कितनी बार आप खेलते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, यानी क्राइटेरिया कितनी बार मैच हुआ है. एंड देन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर के, और इन्होंने बताया है कि कोई सिंगल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एडिक्टिव बिहेवियर में. और ये सब्सटेंस रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर्स आपको कब होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब जब आप स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई पीयर का इन्फ्लुएंस है, या फिर आपकी फैमिली में आपने ऑब्ज़र्व किया है लोग पहले से ही ये सब्सटेंस जो हैं वो इंड्यूस कर रहे हैं. सो तब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर शुरू करते हैं देन आहिस्ता आहिस्ता आप उसके रेगुलर यूज़ पे आ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं. इस तरह से टॉलरेंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ड्रग अवेलेबिलिटी है, यानी आपको ड्रग जो है वो अवेलेबल है या फिर आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पर आपको अवेलेबल है वो. पीयर प्रेशर यानी आपके फ्रेंड्स का प्रेशर है,
आप पर। और पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी में इस तरह के फ्लॉज हैं या टेम्परामेंट में और ट्रेड्स इस तरह की हैं आपकी नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से आप इसकी तरफ, ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। बायोलॉजी है। एंड देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी फ़ैमिली जो है वो आती है। फैमिली के बिलीव क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं। अगर फैमिली जो है वो एक्सेप्टेबल है या फिर एक्सेप्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, देन आप में इनके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और आप पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेगेटिव चीज़ नहीं है और ये सारे ही कर रहे हैं। देन आप उसको फिर स्टार्ट कर देते हैं। या फिर एक्सपोयर है पीयर ग्रुप का, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब्सटेंस इंड्यूस में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप पर भी प्रेशर होता है कि आप भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें। लाइक आपके फ्रेंड्स जो हैं सारे स्मोकर हैं, तो आपको भी वो ऑफ़र करेंगे और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कुछ, यानी जेनेटिक जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हो सकती हैं ड्रग्स में, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर में। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब स्टार्ट किया ड्रग को, देन आहिस्ता से उसकी एडिक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है एंड वो इनहेरिटेड भी होती है, जेनेटिक भी होती है। जेनेटिकली ट्रेट्स होते हैं आप में उसके टेंडेंसी होती है, तो आप बहुत जल्द उसकी उसकी टॉलरेंस जो है वो कर लेते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कुछ, जिसमें ब्रेन की जो एरियाज़ हैं, न्यूरोकेमिस्ट्री है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो चेंजेस जो हैं वो ब्रेन में, उसकी वजह से भी आप ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, न्यूरोकेमिकल्स जो हैं आपके ब्रेन के अंदर वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ओपियोइड है, कैटेकोलामाइन है, गाबा है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है। और अगर आपके ब्रेन की जो न्यूरो केमिकल्स जो हैं प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, टू लिटल, यानी कि बहुत कम एंडोजेनस ओपियोइड एक्टिविटी है, बहुत कम एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, देन आप उसकी वजह से भी ये ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। और ब्रेन के नॉर्मल जो एंडोजेनस रिसेप्टर्स होते हैं वो अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, तो एक्सटर्नल आप एंडोजेनस जो भी रिसेप्टर्स यानी एंडोजेनस जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ करने के लिए आप ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। और फिर आपका ब्रेन भी इसके यूज़ टू हो जाता है कि एक्सोजेनस उसको प्रोवाइड किया जाए, कोई एक्सटर्नल उसको हेल्प मिले, देन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उसको रिलीज़ करे। सो ब्रेन वो भी डेवलप कर लेता है उसकी जो टॉलरेंस लेवल को। सो नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स फॉर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। रिस्क फैक्टर्स में बहुत से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें आपके कोई भी एज हो सकती है, कोई भी सेक्स या जेंडर हो सकते हैं, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कोई भी हो सकता है। बट लेकिन जो ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यानी ज़्यादा जिसका यहाँ पर ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में लोग ज़्यादा इस ड्रग्स को या सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन, यानी जो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीज़ है या फिर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो उसको खुद ही ट्रीट कर लेते हैं। खुद ही ट्रीट करने के लिए खुद से ही ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी डेंजरस है और उसमें जो है वो उनके जो अगर डिप्रेशन को रिड्यूस करना है तो एम्फेटामाइन में पता चला कि कोई मेडिसन है, तो इस मेडिकेशन को वो खुद से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट द कंसल्टेशन विद द प्रोफेशनल। एंड देन फैमिली हिस्ट्री में अगर एडिक्शन है, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, डिफ़िकल्ट फैमिली सिचुएशंस हैं, लैक ऑफ बॉन्ड है विद फैमिली, लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन है, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये आपको एडिक्शन जो है वो उसकी तरफ लेकर जा रहे होते हैं। एंड देन साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन है, ADHD है, तो ये भी इस चीज़ का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं एडिक्ट होने का। और ये ड्रग्स यूज़ करके आप पेनफुल फीलिंग्स के साथ कोप अप करते हैं और ये कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपकी अनहेल्दी होती हैं, यानी हेल्दी नहीं हैं। देन आप इन एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं और आपको ये ईजी वे लगता है। पीयर प्रेशर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जब आप ड्रग्स को यूज़ करते हैं या मिस यूज़ करते हैं, तो ये पीयर जो प्रेशर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। इट मीन्स कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो आप उनकी जो कंप्लाइंस यानी कि जो स्ट्रेटजी होती है आप उनकी जो बातें हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी जो एक सर्कल में रहने के लिए या अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आप उनकी बातों को मान लेते हैं।
एंड देन रिस्क फैक्टर ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। अर्ली यूजेज, यानी जब आप इस ड्रग्स को अर्ली यूज़ करते हैं तो इतने ज़्यादा वो चेंजेस जो आते हैं डेवलपमेंट ब्रेन में वो इंक्रीज़ कर देते हैं इस लाइकलीहुड को कि आप इस चीज़ को मज़ीद उसको प्रोग्रेस करेंगे, इसमें मज़ीद आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, यानी आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो डेवलप होने के बाद यानी इंक्रीज़ होता रहेगा, आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। और जो पहले थोड़ी अमाउंट में आपको एक रिलीफ़ मिलता था अब वो ज़्यादा अमाउंट पे भी नहीं मिलेगा, उससे भी ज़्यादा चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ होती चले जाएगी। सो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल अर्ली यूजेज पे डिपेंड करता है। दैन टेकिंग अ हाईली एडिक्टिव ड्रग, यानी कि इतना हाईली एडिक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आप उसमें एडिक्शन में चले जाते हैं। आपने एक दो बार यूज़ किया और उसके लिए एडिक्ट हो गए आप उसके, और उसको छोड़ना जो है वो अब मुश्किल हो रहा है। उसमें स्टिमुलेंट्स हैं, कोकीन है, ओपियोइड है, पेन किलर्स हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, स्मोकिंग है और इंजेक्टिंग ड्रग्स है। लेस एडिक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो लेस एडिक्टिव हैं, यानी जिनका ज़्यादा टाइम जो है वो अगर कंज्यूम करते हैं आप उनको लेने में तो उतना ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी एडिक्शन होती है, वो एकदम से नहीं एडिक्शन हो जाती या जल्दी एडिक्शन नहीं होती उसकी। but if you know the healthy ways of coping strategies, if you know the healthy ways to manage the stress कि स्ट्रेस से आपको इस तरह से रिलीफ मिले, देन आपको इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इन एडिक्शन से बचाते हैं। आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहती है, अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करते हैं। स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन स्ट्रेस को डील करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। और अगर आप इसको पॉजिटिव वे में डील करते हैं, अगर आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हेल्दी होती हैं, देन आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको दूसरी परेशानियां नहीं आएंगी। यानी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दावत दे रहे होते हैं। अगर आप ये नॉन हेल्दी वेज़ को अडॉप्ट करते हैं तो इससे अच्छा हेल्दी वेज़ को अडॉप्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई गई है और वो साइकी सीकर चैनल पर आपको मिल जाएगी, आपने वो विज़िट करनी है, चेक करना है उसको भी, साइकी सीकर को भी आपने ज्वाइन करना है। उस कम्युनिटी पे भी आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आपके नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियोस इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, कि किस तरह से हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, देन हम दूसरी जो हमारे पास केसेस आएंगी वो हम किस तरह से हैंडल करेंगे या मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमें ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए और एक एज अ साइकोलॉजिस्ट आप दूसरों को भी अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे इफ़ यू डील विद योर ओन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, एंड देन आप फ्यूचर में इंशाल्लाह इससे भी इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, आप सक्सेस जो है वो अचीव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।